नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव आज आपके लिए लेके आया हूं इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्ट्री का पार्ट 2। अगर आप इस सीधे पार्ट 2 को देख रहे हैं तो इससे पहले आपको पार्ट 1 देखना है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपका जो हिस्ट्री का एक कनेक्शन है वो मिस हो जाएगा और ये पार्ट आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था 1911 तक। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था जहां पर किंग जॉर्ज V और उनकी क्वीन दिल्ली में आए थे। वो क्यों आए थे? वो आए थे उस टाइम पर, आपको पता होगा 1911 के अंदर जो कैपिटल थी वो कैलकाटा से कहां शिफ्ट हुई थी? वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। इंडिया की कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। और जो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके रिगार्डिंग वहां पर एक दिल्ली दरबार सजाया गया था। तो उसके आगे क्या हुआ, भारत में क्या दशा रही, किस तरीके से उस समय का भारत आगे बढ़ा, जानेंगे हम इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है। कॉपी पेन उठा के रख दीजिए, सिर्फ आपको ये वीडियो सुनना है। हम इसको जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बाद में लेटर ऑन हम टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक इवेंट कवर करेंगे, जिसके अंदर जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं या जो एग्जाम के आने वाली इंफॉर्मेशन एग्जाम में आने वाली, हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल कॉपी पेन रख दीजिए और सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए उस समय के भारत में क्या क्या चल रहा था। तो उस समय फिर हम स्टार्ट करते हैं 1912 से। 1912 में क्या, 1911 में दिल्ली दरबार लगा हुआ था। उसके बाद जो भारत के अंदर कंडीशन हो रखी थी, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो रखा है। 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई सी उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद जो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम के वॉइसरॉय थे। कौन थे? वॉइसरॉय थे। इनके ऊपर एक बम फेंका गया। बम किसके द्वारा फेंका गया? बम दो बंदों के द्वारा फेंका गया। कौन? पहले थे सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। और दूसरे कौन थे? रास बिहारी बोस। और आपको याद होगा 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था उस टाइम पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि बाल गंगाधर तिलक बनेंगे कि गरम दल के नेताओं के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उस टाइम पर एक बंदे को प्रेसिडेंट बनाया गया था। वो बंदा कौन था? वो थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। ये कब थे? 1907 में आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। और ये रास बिहारी बोस थे। ये रास बिहारी बोस कौन थे? ये थे बॉम्ब केस में सम्मिलित। ठीक है। तो 1912 का सिर्फ इवेंट यहीं तक हमारा ध्यान दिया जाता है। अब उसके बाद भारत के अंदर क्या कंडीशन हो गई कि भारत के अंदर क्या हुआ कि 1916 के अंदर, अच्छा, क्योंकि एक मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की पार्टी बन चुकी थी, आईएनसी को ऐसा समझा जा रहा था कि वो एक हिंदुओं की पार्टी है, बशर्ते उस आईएनसी के अंदर बहुत सारे मुस्लिम भी थे, पर एट नेशनल लेवल इस तरीके से इसको इंपोज किया जा रहा था कि न जाने इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब बात क्या आई, भाई ऐसा तो चल नहीं सकता कि ब्रिटिश हमको इतना पागल बना ले। तो क्या कांग्रेस आईएनसी के अंदर से एक नेता निकले, एसी मजूमदार, और मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे, मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे उस टाइम पर, मोहम्मद अली जिन्ना, वो निकले। इन दोनों ने आपस में बातचीत करी कि भाई क्या सीन है, इस तरीके से अगर हम लोग लड़ेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो इन दोनों ने क्या किया, 1916 के अंदर एक लखनऊ समझौता करवाया। लखनऊ समझौता क्या करवाया? लखनऊ समझौता करवाया इन्होंने आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। क्या करवाया? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है ना। तो जो ये लखनऊ जो समझौता था, ये समझौता इस तरीके से था कि अब तक जो 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चली थी, किसकी बात चली थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की। उस बात को यहां पर 1916 के अंदर आईएनसी ने कह दिया ओके।
जब भाई जिन दो चीजों के बीच डिफरेंसेस पैदा हो रहे थे, उस डिफरेंसेस को मिलकर अगर मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ में आ गए, इसका मतलब ये हो गया था वहां पर 1909 पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात चल रही थी, उसको आईएनसी ने अब यहां पर अपनी मंजूरी दे दी थी। और क्या हुआ, खाली लखनऊ समझौता इस चीज के लिए ही नहीं जाना जाता, वो इस चीज के लिए भी जाना जाता है कि जो 1907 के अंदर क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट, मतलब सूरत का विभाजन जो हुआ था, जो सूरत का विभाजन हुआ था, उस विभाजन में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल के नेताओं का विभाजन हुआ था कि गरम दल के नेता छोड़ के चले गए थे। पर अब यहां पर इसके अंदर नरम दल प्लस गरम दल दोनों के नेता आ गए और इन दोनों ने कंबाइंड सेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये लखनऊ समझौता यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या कहानी आती है, अब आप एक चीज देखेंगे, 1916 तो ये चल रहा है, ठीक है ना, उस टाइम पर लखनऊ समझौता भी हो रहा है और उस टाइम पर क्या, होम रूल लीग भी चल रही है आपकी। अब ये होम रूल लीग क्या थी, होम रूल लीग एक को आप इस तरीके से समझें कि होम रूल लीग बेसिकली जो पेटिशन वाला सिस्टम था मॉडरेटर्स का, उस टाइप का एक सिस्टम था। बेसिकली ये लोग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स देके, मैगजीन छाप के अपना रोष विद्रोह दिखाते थे ब्रिटिश सरकार को। न्यूज़पेपर में कुछ छाप दिया, पर्चे बंटवा दिए लोगों के बीच में, इस तरीके से करके एक होम रूल लीग बनाई गई जिसमें ये लोग काम करते थे। होम रूल लीग क्या, होम रूल लीग बनाई गई थी दो लोगों के द्वारा, एक एनी बेसेंट थी और क्या थे, एक बाल गंगाधर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किया, इन दोनों लोगों ने होम रूल लीग बना ली। अब भाई पहले तो एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या भाई लड़ाई होगी कि भाई तुम मेरे एरिया में घुस रहे हो मेरे। तो इन दोनों ने क्या किया, सबसे बढ़िया काम किया कि एरिया लगभग इन लोगों के डिसाइडेड थे। क्या एरिया डिसाइडेड थे, बीजी ने कहा हम तो भैया महाराष्ट्र प्लस गुजरात प्लस एमपी और प्लस कुछ पार्ट कर्नाटका और प्लस कुछ पार्ट यूपी में हम अपनी ये होम रूल लीग चलाएंगे। तो बिल्कुल ठीक, चला लो भाई साहब, एनी वेरिएंट। ठीक है भैया, रेस्ट ऑफ इंडिया मेरा, क्या रेस्ट ऑफ इंडिया मेरा प्लस क्या, और साउथ इंडिया। ठीक है, वैसे रेस्ट ऑफ इंडिया लिखते हैं तो उसका मतलब ही हो जाता है साउथ इंडिया। तो इन दोनों ने इस तरीके से पार्टीशन कर लिया और अपना अपना गेम चल, मतलब भाई ये अपने लेवल पे होम रूल लीग को बढ़ाने लगी और बीजी तिलक ने क्या किया, वो अपने लेवल पर इस सिस्टम को बढ़ाने लगे। अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है यहां पर, अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है, 1900 से जस्ट एक साल पहले क्या आता है, 1915, यहां पर होती है इंडिया के टाइगर की एंट्री। इंडिया का टाइगर आता है यहां पे, इंडिया का टाइगर। कौन था इंडिया का टाइगर, गांधी जी। कौन थे, गांधी जी। ये क्या, ये इंडिया के अंदर आते हैं 1915 के अंदर। कौन, गांधी जी। कब आते हैं, 9 जनवरी को। अभी 9 जनवरी में आपको क्यों बता रहा हूं, 9 जनवरी को आपको याद हो अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया था, क्योंकि इस दिन भारत के अंदर गांधी जी का आगमन हुआ था। अच्छा, अब ये देखो 1915 में जब गांधी जी आ गए हैं तो उनके टाइम पर क्या क्या चीज चल रही है, लखनऊ पैक्ट भी हो रहा है, होम रूल लीग भी चल रही है। तो गांधी जी आएंगे, घुसेंगे, तो भैया यहां पर अपने अपने अलग अलग नेता है, भैया अपने टाइगर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टाइगर ने कहा ओके, नो इशू, व्हाट विल आई डू, फर्स्ट आई विल रोम अराउंड इन द इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, 1915 और पूरा 1916 लेके पूरा भारत भ्रमण किया। क्या किया, भारत भ्रमण कर दिया। ठीक है ना, 1916 पूरा भारत भ्रमण किया। भाई पहला कोई भी खिलाड़ी खेलने आता है मैदान में तो पहले अपना पूरा मैदान देखेगा ना, फील्ड देखता है कि भाई कैसी कैसी जमी हुई है। और बाकी ये एक्टिविस्ट तो थे ही, पुराने टाइम पर ये अपनी एक्टिविटीज को कवर कर रहे थे। तो यहां पे आकर 1916 में महात्मा गांधी ने क्या किया, पूरे भारत का पहले एक बार भ्रमण किया, कहां कहां पर क्या क्या कंडीशन है, किस तरीके से काम चल रहा है, वो सब चीजें इन्होंने की। अब क्या होता है, तो अब क्या हुआ, जब 1916 के अंदर उन्होंने पूरा भारत भ्रमण कर लिया
तो क्या हुआ, 1917 के अंदर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्या अपॉर्चुनिटी मिली? एक लोकल लीडर हुआ करते थे, मैं आपको चंपारण की बात बता रहा हूं। चंपारण में क्या एक लोकल लीडर हुआ करते थे, कौन? राजकुमार शुक्ला। अब इनको पता था कि भैया ये गांधी जी हैं, ये पहले भी अफ्रीका वगैरह में और जगह पर अपने एक्टिविज्म कर चुके हैं और इनकी थोड़ी सी इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ी अच्छी खासी पूछ है। तो चलो ऐसा करते हैं, ये एक जो इनका वहां पर चंपारण मूवमेंट चल रहा था, चंपारण के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करवाने के लिए भैया गांधी जी को बुला लेते हैं। तो ठीक है, टाइगर को मिला मौका, टाइगर आया अपने अड्डे पे काम करने के लिए। क्या काम करना था टाइगर को? अच्छा पहले समझते चंपारण में हो क्या रहा था। उस टाइम पर क्या था, ब्रिटिश सरकार ने एक तिनकटिया सिस्टम चालू कर रखा था। तिनकटिया सिस्टम क्या था कि तीन, मतलब अगर आपका एक खेत है पूरा, इसको मैं अगर 20 भागों में डिवाइड कर दूं, तो 20 में से 3 भाग पर आपको इंडिगो की खेती करनी है, ठीक है ना, और बाकी जो 17 भाग बचा उस पर आप अपनी मर्जी की खेती कर लो। तो 3 भाग है, इस पर नील की खेती करनी है। अब नील की खेती क्या होता था? नील की खेती इस तरीके की खेती है कि अगर एक बार आप उसको कर लेते हो तो आपकी वो जमीन बेकार हो जाती है, फिर आप उस पर नील की खेती ही कर सकते हो, उसके अलावा और फिर बाद में आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या जो ब्रिटिश सरकार थी वो मजबूर करती थी कि आपको नील की खेती करनी है। अच्छा तब तक क्या हो रहा था कि 1917 के आसपास तक सिंथेटिक नील का भी आविष्कार हो चुका था। तो जो भारतीय नील थी वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही थी और वो केवल उत्पादन ही उत्पादन उसका हो रहा था। तो क्या एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी तो इनको पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से वहां के लोगों में एक रुष्ट पैदा हो गया कि भैया ये क्या सिस्टम है, आप इस सिस्टम को खत्म करो। जब आप या तो लो हमसे, भाई एक तो पहले आप मजबूर कर रहे हो, उसके बाद आप हमसे खेती करवा रहे हो, उसके बाद फिर हमसे खेती ले भी नहीं रहे हो और हमारी जमीन की जमीन बर्बाद करवा रहे हो। तो इस तरीके से ये मुद्दा हुआ इस टाइम पर हुआ था। तो उस टाइम पर क्या राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, टाइगर को बुलाया और टाइगर से बोला कि टाइगर इसको सॉल्व करवाओ। तो गांधी जी ने आके वहां पर चंपारण सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करके जो ब्रिटिश सरकार थी वहां पर उससे कुछ एग्रीमेंट टाइप करके कि भाई कि आप सत्याग्रह छोड़ो, हम लोग इसका कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर इस सिस्टम को वहां पर खत्म कर दिया। तो एक सबसे पहला जो भारत में आके गांधी जी को मौका मिला था वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह। अच्छा अब गांधी जी को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिल गया, थोड़ी वाहवाही हो गई पूरी इंडिया के अंदर, अभी मजा नहीं आया। तो गांधी जी को फिर दूसरा मौका मिला, कब? 1918 के अंदर। अब 1918 में क्या हुआ, 1918 में 2 इवेंट हुए। एक तो अहमदाबाद मिल केस हुआ और एक हुआ खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल केस जो था वो हुआ था आपका फरवरी के अराउंड, ठीक है ना। अब फरवरी के अंदर क्या हुआ कि जो अहमदाबाद के अंदर जो मिल थी वो कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल थी एक। अब यहां पे क्या हुआ, इस कॉटन टेक्सटाइल मिल ने पहले लोगों को क्या दे रखा था, एक प्लेग बोनस दे रखा था, प्लेग का बोनस दे रखा था। अब वो बोनस जो था इसने वो उठा के बंद कर दिया। उस टाइम पर जो खेती वगैरह बर्बाद हुई थी वो प्लेग की वजह से वहां पर खेती बर्बाद हुई थी और लोगों में दिक्कतें हो गई थी प्लेग की वजह से। अब वो प्लेग बोनस इसने कर दिया बंद, और बंद करके बोला कि अब हम जो तुम्हारा प्लेग बोनस था, जो भी चीज थी उसको हटा के अब हम तुम्हें सिर्फ क्या करेंगे, 20% वेजेस हाइक दे देंगे। कौन बोला? ओनर। क्या बोला? ओनर बोला हम 20% वेजेस हाइक देंगे। वर्कर्स ने कहा ना, हमें तो भैया तुमने एक तो बोनस बंद कर दिया, हमारा नॉर्मल भी इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हो आप, तो आप ऐसा करिए, आप हमें 50% बोनस हाइक दे दीजिए। अब यहीं पर इसी बात पर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर क्या था, फिर जो अनुसुईया बेन साराभाई थी वहां पर, मतलब अहमदाबाद में एक थी अनुसुईया बेन साराभाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बुलाया टाइगर को, टाइगर जल्दी आओ, तुम्हारी जरूरत है। टाइगर दौड़ा, टाइगर कहा कि एक बार तो मैंने खेल दिया, अब एक और बार खेलता हूं। टाइगर पहुंचा वहां पर, तो टाइगर ने क्या किया, टाइगर का जो सबसे पहले इवेंट बोलते हैं फास्ट अनटू डेथ, मतलब जब तक आमरण अनशन का नाम सुना होगा, आमरण अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट करा था, आमरण अनशन जो रखा हुआ था करप्शन के लिए, उस टाइप का फास्ट अनटू डेथ इन्होंने रखना चालू कर दिया। अब ये चलता रहा। लगभग 21 दिन के बाद, आफ्टर 21 डेज, जो फैक्ट्री ओनर था और वर्कर थे, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया और वर्कर्स को एटलीस्ट लगभग 35% हाइक वेजेस में दिलवाया।
और जो इनका ये फास्ट अनटू डेथ था वो वहां पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल माना गया। ठीक है भाई, तो गांधी जी की जो एक प्रसिद्धि थी वो प्रसिद्धि और लेवल बढ़ गई। तो अब गांधी जी थोड़ा सा उनका लेवल हाई हो गया। अब बात आती है खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा कहां? खेड़ा ये गुजरात, खेड़ा सत्याग्रह की बात आती है। तो खेड़ा सत्याग्रह में क्या था? खेड़ा एक जगह है, खेड़ा के अंदर क्या था कि जो लोग थे, जो वहां के किसान थे, उनकी जो क्रॉप थी वो क्रॉप फेलियर हो गया था। मतलब मानसून की वजह से या और दिक्कतों की वजह से उनको अनाज की उपज नहीं हो पा रही थी। और उस टाइम पर क्या था, वहां पर एक लैंड रेवेन्यू टैक्स लगता था। क्या लगता था? लैंड रेवेन्यू टैक्स। अब भाई जिसकी क्रॉप फेलियर हो गई, जिसकी उपज नहीं हुई, उसको भी लैंड रेवेन्यू टैक्स देना है। तो ये लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई जब तक मेरी उपज ही नहीं हुई, मेरा उत्पादन ही नहीं हुआ, तो मैं टैक्स किस चीज का दूं? खाली जमीन के बेसिस पे मैं टैक्स नहीं दे सकता ना। तो इस तरीके से वहां पर भैया ये रोष उत्पन्न होने लगा। फिर वहां पर भी किसको बुलाया गया? वही टाइगर को, गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी का कि ये क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, ये सब चीजें। तो उन्होंने फिर वहां पर भी सत्याग्रह किया। तो वहां पर फिर ब्रिटिश सरकार से उनका क्लैश हुआ, और वहां पर क्लैश होकर इस मुद्दे पर बात आई कि लैंड रेवेन्यू टैक्स हटाया तो नहीं गया पूरी तरह, पर हाँ जो लोग, जिन लोगों की क्रॉप फेलियर हो गई थी, या ऐसा बोला गया कि जो फार्मर टैक्स नहीं दे सकता है, जो फार्मर लैंड रेवेन्यू नहीं दे सकता, मतलब जिसकी सामर्थ्य नहीं है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा और उससे लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं मांगा जाएगा। बाकी जो दे सकता है उनको कुछ परसेंटेज जो भी डिसाइडेड था वो करके देना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो गांधी जी के लिए जो लाइफ में ये 3 इवेंट हुए थे इंडिया में आके 1917 1918 के बीच में, ये उनको इंडिया में एक बहुत ही हायर लेवल पर उनकी प्रसिद्धि को ले गए और उनको एक अच्छी रिकॉग्निशन मिली कि हाँ इंडिया के अंदर हाँ एक पर्टिकुलर एक लीडर उभर के आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह थी कि इस पूरे तीनों इवेंट्स के अंदर उन्होंने कहीं पर भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया था। जो पूरा भी इवेंट हुआ, उस पूरे इवेंट के अंदर इन्होंने सिर्फ सत्याग्रह और फास्ट का प्रयोग किया, जिसकी वजह से उनकी एक रिकॉग्निशन बढ़ी कि विदाउट हिंसा करे हुए उन्होंने अपनी सारी बातें ब्रिटिश सरकार से मनवा ली। तो एक ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा सिंबल गया कि हाँ आप मतलब जो इस तरीके का विद्रोह हो रहा है, जो इस तरीके से सत्याग्रह चीजें चल रही हैं, वो एक तरह से लोगों को यूनाइट करने लग गया था। अब क्या होने लगा? अब आती है 1919 की बात। ये साल इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साल हो गया था। क्यों हो गया था? यहां पर ब्रिटिश सरकार लेके आई रोलेट एक्ट, क्योंकि 1919 से जस्ट पहले से थोड़ा सा यहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज थी वो थोड़ा सा बढ़ गई थी, तो वो लेके आई रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को अगर हम अपनी देसी भाषा में बोले तो वो क्या था? वो रोलेट एक्ट था, नो वकील, नो दलील। क्या था? नो वकील, नो अपील और नो दलील। मतलब ये 3 चीजें कि ना आपका कोई वकील माना जाएगा, ना अपील मानी जाएगी, ना दलील, उठा के आपको सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जैसे अगर आपके ऊपर कोई टेररिस्ट मतलब कोई भी ये रोलेट एक्ट अगर लगा दिया गया तो आपको सीधा सीधा उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं, कुछ नहीं। तो पूरे देश में तो भाई मतलब सीधे सीधा तानाशाही वाला काम चालू हो गया। अब जब ये तानाशाही वाला काम चालू हो गया तो उसके खिलाफ फिर गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने किया रोलेट सत्याग्रह। क्या किया? रोलेट सत्याग्रह। ये रोलेट सत्याग्रह कंप्लीटली रोलेट एक्ट के विरोध में था कि आपने रोलेट एक्ट क्यों चालू किया, रोलेट एक्ट बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल ही नकारा जाना चाहिए। अब क्योंकि गांधी जी ने भाई अपना चालू कर दिया था, तो इसी के चलते पूरे देश में अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे। तभी क्या हुआ, अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग है, एक है जहां पर जलियांवाला बाग है। वहां पर क्या हुआ था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल किचलू, इन दोनों ने एक सभा अरेंज करी कि जिसमें ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रोलेट एक्ट के लिए कि भैया रोलेट एक्ट नहीं होना चाहिए, ये सब वगैरह वगैरह सारे काम चल रहे थे। और ये भी बोला जाता है कि उस टाइम पर ये लोग वसंत पंचमी और ये चीजें होती हैं उसको मनाने के लिए भी इकट्ठे हुए थे, मतलब दोनों ही इवेंट थे। तो इसी टाइम पर वहां अमृतसर के अंदर जो थे वो थे जनरल डायर।
जनरल डायर थे, उन्होंने वहां पर पुलिस का अरेंजमेंट कर दिया। अब इस मैदान के अंदर क्या था, इस मैदान का जो पूरा मैदान था इसमें बाहर निकलने का सिर्फ एक ही गेट था, बीच में यहां पर एक था कुआं। तो इन्होंने क्या किया, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो अपनी सुपेरिटी दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, सारे गेट बंद, ये वाला गेट बंद कर दिया और यहां पर सबके ऊपर ओपन फायर करवा दी। तो जो लोग बचने के लिए कुएं में कूदे तो वो कुएं में पानी की वजह से डूब के मर गए, और बाकी जिनको गोलियों से मरना बाकी सब गोलियों से मारे गए। तो ये जो 1919 को ये जब कांड हुआ था, ये कांड एक तरीके से बहुत ही ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक डे माना जाता है, जिस दिन इस तरीके से ओपन फायर हुआ था। तो इस जलियांवाला बाग का विरोध भी किया गया ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह पर विरोध किया गया और अलग अलग जगह प्रोटेस्ट भी किए गए, और इसको इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा ब्लैक डे माना जाता है। अब क्या चलने लगा, अब जब ये 1919 में सारा काम हो गया, उसी के साथ में आपको पता होगा 1914 से लेके 1919 के बीच में, 1914 से लेके 1919 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। इस टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पर जो टर्की था, इस टाइम पर जो टर्की प्लस जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ये सब किसके अगेंस्ट थे, ये तीनों मिलके ब्रिटेन के अगेंस्ट थे, और ये लोग भाई हार गए थे। अब जब ये लोग हार गए तो क्या किया, ब्रिटेन ने टर्की के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन होती थी वो पोजीशन मानी जाती थी खलीफा की, वो पोजीशन मानी जाती थी खलीफा की। खलीफा को उस टाइम सुल्तान ऑफ टर्की भी बोला जाता था। और जो ये खलीफा है इसका मुस्लिम धर्म में बहुत प्रीसियस रोल माना जाता था, एक प्रेस्टिजियस पोजीशन होती थी जो एक खलीफा पोजीशन होती थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इस खलीफा पोजीशन को हटा दिया, सुल्तान ऑफ टर्की को हटा दिया, और जब इसको हटा दिया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मुस्लिम्स थे उनका एक प्रोटेस्ट चालू हो गया कि नहीं नहीं, हमारे जो खलीफा की पोजीशन है उसको आप रिस्टोर करिए, उसको उसी की पोजीशन पे पहुंचाइए। तो इसी को देखा था कि इंडिया के अंदर भी ये खलीफा की पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया जिसको खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस टाइम पर क्या हुआ, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे ऑब्जर्व किया गया, खिलाफत डे मनाया गया कि इस दिन को खिलाफत 17 अक्टूबर को खिलाफत डे के नाम से जाना गया। अब क्या हो रहा था, अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, यहां पर मुस्लिम्स भी क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने खिलाफत मूवमेंट वालों ने क्या चीज चली, उस टाइम पर कौन टाइगर उभर के आया था, एक ही टाइगर, गांधी जी। तो इन्होंने क्या किया, इस खिलाफत मूवमेंट का प्रेसिडेंट किसको बना दिया, गांधी जी को बना दिया, कि गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दो तो हमारे इस प्रोटेस्ट को बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिल जाएगी। अब क्या सीन चलने लगा कि आपको प्रोटेस्ट को भाई वो रिकॉग्निशन तो मिल गई, पर क्योंकि ये जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स जो मुस्लिम लीग हो गई और प्लस मुस्लिम्स हो गए, ये इसके साथ गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा अब मेरा देश, भाई 3 मूवमेंट तो कर ही चुके थे, 1 2 3, तो गांधी ने कहा अब देश तैयार है, इस देश को एक बड़े सत्याग्रह और एक मूवमेंट की तरफ लेके चलते हैं जिसको मैं पूरे देश में फैलाऊंगा। तो उन्होंने उस टाइम पर चालू किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन के अंदर क्या था, गांधी जी ने भैया 3 डिमांड है, मतलब गांधी जी की 3 डिमांड थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने 3 डिमांड रखी कि भैया इस बेसिस पे हम ये सहयोग आंदोलन चला रहे हैं। पहली डिमांड क्या थी, टू अटेन, इन्होंने कहा कि टू अटेन स्वराज। अब स्वराज की कहानी कहां से आई, स्वराज क्या था, 1919 के अंदर, 1919 के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ, कहां पर, नागपुर के अंदर। किसका सेशन हुआ, आईएनसी का। इस आईएनसी के सेशन के अंदर क्या हुआ, पहले जो आईएनसी का गोल था वो था सेल्फ गवर्नमेंट, क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, जो अब चेंज होकर क्या हो गया था, स्वराज। क्या हो गया था, स्वराज। मतलब तब तक क्या था कि ब्रिटिश हमें कंट्रोल करते रहेंगे पर हम अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएंगे, जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया, इस तरीके से हम सेल्फ गवर्नमेंट खुद कर लेंगे, बस ब्रिटिश हमारे ऊपर रहेंगे नहीं। फिर उन्होंने अब 1919 में क्या चेंज कर दिया, उसको कर दिया स्वराज की फॉर्म में,
जहां पर उन्होंने कहा नहीं, हम अपना स्वराज खुद चलाएंगे, जैसे ऊपर के जो मैटर होते हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब भाई आप चला लो, बाकी हम सब चलाएंगे। तो ये स्वराज सिस्टम लेने की बात स्टार्ट हो गई। तो गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन क्यों चलेगा, एनसीएम क्यों चलेगा, एनसीएम चलेगा इन 3 रीजन पे। क्या, स्वराज चाहिए हमें, उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया ये आपने जलियांवाला बाग कांड किया था, उसकी हमें इंक्वायरी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसाकरे। फिर क्या किया इन्होंने, बोला भैया खिलाफत, अब मुस्लिम्स को भी साथ लेना था, तो इन्होंने कहा खिलाफत, जो खिलाफत मूवमेंट आपका चल रहा है इसको इसमें भी आप खलीफा की पोजीशन को वहां टर्की में दोबारा रिस्टोर करिए, तब जाके मैं ये एनसीएम अपना खत्म करूंगा, अदरवाइज मैं खत्म नहीं करूंगा। तो ब्रिटिश ने कहा चल ठीक है, ये तो मतलब हमने क्या मजाक मजाक में 3 तुम्हारे आंदोलन सही करवा दिए, तो तुम सोचो 10-20 दिन में कि फिर से पूरे देश पर। नहीं, इस बार का जो ये आंदोलन था, गांधी जी भी अड़के बैठे हुए थे कि नहीं, इस आंदोलन को मैं पूरा लेके जाऊंगा। तो ये आंदोलन लगभग 1920 से लेकर 1922 तक चला, 2 साल लगभग ये पूरा आंदोलन चला। ये आंदोलन कैसे खत्म हुआ ये मैं बताऊंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कैसे क्या क्या हुआ इस एनसीएम के अंदर। बेसिकली इस एनसीएम के अंदर जो भी लोग था, असहयोग मतलब हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी, पर हम ब्रिटिश सरकार में असहयोग देंगे। असहयोग कैसे देंगे, लोगों ने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए, मतलब किसी को कोई उपाधि दी वो उन्होंने सरेंडर कर दी, लोगों ने स्कूल से विड्रॉल कर लिया, इन्होंने इलेक्शंस का बाइकआउट किया, जो ब्रिटिश सामान था, जो भी गुड्स वगैरह थे, उन सब का, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। आपने नाम सुना होगा जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, और ऐसे ही हिंदुओं की काशी विद्यापीठ बनारस। तो ये 2 यूनिवर्सिटियों का इसी टाइम पर उद्भव हुआ, जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ का, जब ये एनसीएम चल रहा था। क्यों, क्योंकि जो इतने भी कॉन्वेंट वगैरह के स्कूल्स थे उनसे लोग बाहर आने लगे और अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाए जाने वाले स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने लगे। ठीक है, तो अब इससे आगे जो 1920 के आगे क्या भारत किस तरीके से बढ़ा, उसकी बात करेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग एसएससी, यूपीएससी, यूपी वगैरह की और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक हिस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज मिल सके और वो लोग भी अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।